Hello and welcome back to this very special preview of Pakistan's 5 T20 match series versus New Zealand on Grassroots Cricket. I'm your host Behram Kazi. You can find me at Def Mango on Twitter. And with me today as my guest is current Pakistan women's cricketer and second highest scorer for Pakistan in ODIs in women's cricket, Javeria Khan. Javeria, सबसे पहले तो बताइए क्या हालचाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक और शुरू यहाँ से करते हैं आई सपोज़ कि टी20 वर्ल्ड कप करीब है काफ़ी, 5-6 महीने बाद आ जाएगा यूएसए एंड कैरिबियन में होस्ट हो रहा है और पाकिस्तान की ये पहली सीरीज़ है रोड टू टी20 वर्ल्ड कप में, तो कितनी रेलेवेंस रखती है ये? आई थिंक नाउ एवरी सीरीज़ जो भी वर्ल्ड कप से पहले है, बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत वाइटल है। कहने को तो 5 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये बहुत कम मार्जिन है आपके पास। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, वर्ल्ड कप के लिए आपको बेहतर कॉम्बिनेशंस का आइडिया होगा, आपको किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट सीरीज़ प्लस वो न्यूज़ीलैंड की अच्छी ऑपोज़िशन के साथ है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। बिल्कुल एंड इवन दो कंडीशंस जवेरिया उस तरह की नहीं है जिस तरह की आपको यूएसए या कैरेबियन में मिलेगी, मगर न्यूजीलैंड जो है वो टॉप रैंक्ड ऑपोजिशन है, सेकंड है टी20 आई रैंकिंग्स में, पाकिस्तान थर्ड पे है। हमेशा उनकी कंपेटिटिव टीम उतरती है ग्राउंड में, तो उस लिहाज से क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है या थोड़ी डिमिनिश हो जाती है क्योंकि कंडीशंस वैसी नहीं मिलेंगी? ये सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछला वर्ल्ड कप जो वनडे का हमने खेला है, हमने बहुत तगड़ी ऑपोज़िशंस के साथ नहीं खेला। तो वो डायरेक्ट हमें हम्म। वर्ल्ड कप में टकराए तो हमें जो उनका स्टाइल ऑफ प्ले था, हम उसको अपने पाकिस्तान स्टाइल के बावजूद भी मैच नहीं कर पाए। तो जितनी सीरीज़ हो, जहाँ भी हो, टफ ऑपोज़िशंस के साथ होनी चाहिए। हम्म। वेस्ट इंडीज़ वाली कंडीशंस तो आपको ज़्यादातर एशिया में ही मिलती है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये देखना है कि पूरी स्ट्रेंथ के साथ जिस जिस टीम के अगेंस्ट आप खेल सकते हैं, हमें खेलना चाहिए ताकि हमें अपने साथ जो कम्पीट करना है, उनका स्टाइल ऑफ प्ले भी पता हो, ना कि हमें वर्ल्ड कप में जाके पता लगे कि क्या ब्रांड ऑफ क्रिकेट है और उनका प्लेयर के जो सारे प्लेयर्स हैं वो पूरे हैं। तो हमें ये बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ है, ये अहमियत की हामिल भी है क्योंकि ये सेकंड स्ट्रिंग टीम नहीं है, ये मेन टीम है हम्म। उनकी और ये काफ़ी मतलब इसको ऐसा आप लाइट नहीं ले सकते हो, ये बहुत ज़बरदस्त प्रेप है वर्ल्ड कप से पहले और मैं तो चाहूँगी ब जबकि वर्ल्ड कप से आने से पहले जितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग के साथ हम खेल सकते हैं, उसके हमें रिज़ल्ट्स नहीं देखने हैं, हमें जितनी स्ट्रॉन्ग टीमों के साथ खेल के अपना कॉम्बिनेशन बनाना है, वो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट और वैलिड बात की यहाँ पे कि हमें रिजल्ट्स नहीं देखने। देखिए टी20 बायलैटरल्स का एज सच कोई इम्पैक्ट होता नहीं है। जिस तरह ओडीआई की चैंपियनशिप होती है, टेस्ट चैंपियनशिप भी होती है, तो टी20 उस तरह नहीं खेले जाते। एंड देन अगेन पाकिस्तान के पास इस वक्त जितनी गेम्स है, अप्रोच जो उनकी है वो मैटर करती है मेरे ख्याल से ठीक करने वाली, क्योंकि पावर प्ले यूटिलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं है पाकिस्तान की। चेसिंग तो कर लेते हैं ठीक, मगर जब भी पहली बैटिंग करते हैं इट सीम्स लाइक और इट फील्स लाइक कि वो 10, 15, 20 रन फील्ड पे छोड़ देते हैं। सो हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू एक्सपेरिमेंट इन दिस सीरीज, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करें ताकि आपके पास सिर्फ एक तरीका ना हो जीतने का, मल्टीपल वेज हो। बिल्कुल, पिछली दफ़ा हमारे पास ऐसा ही था कि एक पैटर्न था और एक ही 12 लोग थे जिनको हमने ट्राई आउट किया हुआ था। जब कोई दूसरे लोग फटीग एलिमेंट का शिकार हुए, आउट ऑफ फॉर्म हुए, तो आपको बेंच स्ट्रेंथ पे आपको भरोसा नहीं था। तो ये राइट टाइम है, आपके पास 15-16 लड़कों का पूल होना चाहिए और आप उनको तैयार कर सको ताकि अगर एक कोई आउट ऑफ फॉर्म हो रहा है, तो उसको फ़ौरन रेस्ट देके, उसको मेंटल बर्डन से हटा के आप दूसरा आपके पास तैयार हो, उसने इनफ गेम्स खेले हों। दूसरी टीम्स ऐसे ही करती हैं। तो हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई आउट कर सकते हैं कि ऊपर कौन सूटेबल है, नीचे कौन सूटेबल है, फास्ट बॉलिंग में क्या कॉम्बिनेशंस है, कितने ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो ये इसमें ट्राई आउट करने का कोई हर्ज नहीं, लेकिन आपके पास एक लिमिटेड पूल होना चाहिए, ना कि आप 20-25 लोगों में से ट्राई आउट करें। आपके पास 15-16 लड़कों का होना चाहिए। उसी में आपको घूम फिर के सबको रेस्ट देके, सबका वर्कलोड मैनेज करके, खासकर मेंटल मेंटल जो लोड है, वो भी खासकर मैनेज करना है। आई थिंक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो की टेक अवे है ना यहाँ पे वो ये था जो आपने बोला कि 15 से 16 लड़के तैयार करने हैं, क्योंकि हमने पास्ट में देखा है कि पाकिस्तान की फर्स्ट स्ट्रिंग टीम तो सॉलिड लग रही होती है, मगर जैसी कोई इंजरी होती है या कोई नुकसानात का सामना करना पड़ता है तो फिर बेंच से जो प्लेयर्स आते हैं उस तरह वो फिट इन नहीं हो पाते और पाकिस्तान को मसलों का शिकार होती है पाकिस्तान। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक पूल ऑफ प्लेयर्स रेडी करें ताकि वक्त आने पे किसी को भी आप खिला सकें। 100% agreed with you over there. अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी विल बी पाकिस्तान कैप्टन इन दिस सीरीज। उनकी पहली असाइनमेंट है एज नेशनल कैप्टन। पीएसएल में कप्तानी करते रहे लाहौर कलंदर्स की और 2 दफा बल्कि लास्ट 2 पीएसएल टाइटल्स शाहीन ही जीते हैं। इससे उनको कितना फायदा होगा और आपने क्या उम्मीद लगा कर रखी हुई है शाहीन से एज कैप्टन?
आई थिंक बहुत जल्दी किसी को हमें जज नहीं करना है। तो उनकी पर्सनैलिटी अग्रेसिव है, वो एलिमेंट टीम में आ हुँ, सकता है, फील्ड में, फील्डिंग में, वो हर वक़्त वो लड़ता रहता है और वो फाइटर है एक। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है शाहीन की परफ़ॉर्मेंस का तसलसल। पिछले कुछ टाइम से हम हुँ, देख रहे हैं उनका ग्राफ कुछ ऊपर-नीचे है। पेस ड्रॉप हुआ है, पेस ड्रॉप होना इट्स ओके बट उसके साथ आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। पहले जब वो 140 प्लस करता था तो लो फुल टॉसेस में भी उसको विकेट मिल जाती थी। जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट पेस। तो अब जो भी बैट बॉल होता है वो लैक ऑफ पेस की वज़ह से डिस्पैच हो जाता है। तो उनको बहुत कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है और उनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत इम्पोर्टेंट होगी पाकिस्तान की विक्ट्रीज़ में और अब तो वो लीडर भी हैं। तो आई थिंक ही विल हैव अ बिग रोल टू प्ले। बिल्कुल एंड ऑफ कोर्स ही हैज़ बीन अ सुपरस्टार फॉर पाकिस्तान। देयर इज़ अ लॉट टू लाइक अबाउट शाहीन द लीडर एज़ वेल। सबको साथ लेकर चलते हैं, यंगस्टर्स को बड़ा एक अच्छा माहौल देते हैं और ग्रूम करते हैं। लाहौर कलंदर्स में हमने ये सब चीज़ें देखी हैं। आपने एक बहुत यहाँ पे जो की बात बोली है वो ये है कि वर्कलोड मैनेज करना पहले आपने बोला था बहुत ज़रूरी है। शाहीन का वर्कलोड बहुत मिसमैनेज हुआ है और मेरे तो हिसाब से उनकी रिहैब भी कोई इतनी खास नहीं हुई, व्हिच इज़ प्रोबब्ली व्हाई ही हुँ। इज़ 10 क्लिक्स स्लोअर। तो रिजवान को वाइस कैप्टन बनाया पाकिस्तान का इस सीरीज के लिए। सो हाउ इंपॉर्टेंट इज इट कि शाहीन को कुछ मैचेस में रेस्ट भी दिया जाए? क्या ये चीज आप देखना चाहेंगी? अब बिल्कुल अगर बैक टू बैक गेम्स हैं तो उनका रेस्ट बनता है क्योंकि आपके पास एक तगड़ा वाइस कैप्टन है, तो आपको कैप्टेंसी का तो इश्यू नहीं होगा। और ये है कि शाहीन कैप्टेंसी में कितने मैच्योर होते हैं, अगर वो बहुत अच्छा रीड कर रहे हैं तो ही कैन हैव रेस्ट क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले तक उन्हें भी मैचेस खेलने हैं, अगर वो एज़ प्लेयर खेलता तो रेस्ट हम्म, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन फर्स्ट टाइम कैप्टेंसी है तो रेस्ट जब वो लगे कि वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया, इस टीम की टैक्टिक्स समझ चुका है, कैसे चलाना है, तो देयर इज़ नो हार्म कि वो रेस्ट ले सके ताकि वो अपने आप को वर्ल्ड कप के लिए प्रोलॉन्ग कर सके। आई कंकर वर्ड फॉर वर्ड। और आई गेस अब आगे चलते हैं कॉम्बिनेशंस की तरफ। लेट्स टॉक अबाउट द टॉप ऑर्डर फर्स्ट। काफी ज्यादा टॉप ऑर्डर प्लेयर्स सेलेक्ट किए हैं पाकिस्तान ने सीरीज के लिए। ऑफ कोर्स देयर द यूजुअल बाबर एंड रिजवान, उसके साथ फखर भी हैं, साइम अयूब हैज बिन रिटेन्ड और मौका दिया गया इस दफा साहिबजादा फरहान को। तो ये 5 प्लेयर्स हैं जिनको 3 या मैक्सिमम 4 स्पॉट्स में फिट करना है। आपको क्या लगता है कि क्या टॉप ऑर्डर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान की? शुड दे persist with बाबर रिजवान? क्योंकि अगेन लाइक आई सेड अर्लियर, चेसिंग में तो वो अच्छा करते आ रहे हैं, मगर जब टारगेट सेट करना होता है तो लगता है कि जिस तरह वो पावर प्ले को उस तरह मैक्सिमाइज नहीं कर पाते जिस तरह बाकी दुनिया की टीम्स कर पाती हैं। तो क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास कि वो मल्टीपल ओपनिंग कॉम्बिनेशंस ट्राई करें? देखिए, हमने पास्ट में ओपनर्स को नीचे खिला के देख लिया कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग हाउ बाबर एंड रिजवान रिएक्ट डाउन द ऑर्डर तो कोई हर्ज नहीं है क्योंकि वो पिछले 3-4 सालों से ओपन करते हुए आ रहे हैं। तो एक सीरीज़ में अगर वो नीचे आके खेलेंगे तो वो ओपन में इतना उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दे कैन कम बैक टू देयर प्लेसेस। लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि नीचे जो ओपनर्स हमने नीचे खिलाए, उन्होंने इतना अच्छा ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब ये हम्म, देखना है कि बाबर और रिजवान नीचे कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। अगर साइम और फ़खर एक्सप्लोसिव स्टार्ट दे देते हैं, तो बाबर और रिजवान अगर गेम को फिनिश कर देते हैं और फिर टेल को सिर्फ़ हमारे मिडल ऑर्डर को जो लोअर मिडल ऑर्डर है, उसको अगर 5-6 ओवर्स मिलते हैं, तो वो ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो सकता है। तो ये गेम टैक्टिक्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारा ये प्लान किस तरह सक्सेसफुल जाता है और ये चेंजेस करने में कोई हर्ज नहीं है। जब हम ओपनर्स को नीचे ले आए हैं, तो दूसरे ओपनर्स को भी नीचे लाके देखना चाहिए किस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है क्योंकि अब तक ओपनर्स को नीचे खिला के कोई इतना खास ऊपर वाले तो रन्स कर रहे थे बाबर और रिजवान, लेकिन जब नीचे पे बात आ हम्म। जाती तो वो इतना कुछ सेटल था नहीं। तो अब बाबर और रिजवान को नीचे वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के देखते हैं अगर वो गेम फिनिश करते हैं और ऊपर वाला एक्सप्लोसिव करके दे देता है तो मेरे ख्याल में ये बुरा ऑप्शन नहीं है और 1-2 सीरीज में ट्राई करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरा भी वैसे यही मानना है कि एक्सपेरिमेंटेशन इज द नीड ऑफ द आवर। आप इस वक्त जो T20 आपकी टीम है, अच्छी टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए आपने सेमीफाइनल हारा 2021 T20 वर्ल्ड कप में, 2022 वाले का फाइनल खेले आप, जीत ना सके। बट एक ही तरीका है पाकिस्तान का मोड ऑफ विक्ट्री कि आप पार स्कोर कर कर आपके जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं आपको जिताते आ रहे हैं, या तो फिर आप चेस कर लेते हो, जो कि वैसी T20 में आजकल एवरीवन प्रेफर्स टू चेस। मगर मल्टीपल अगर आपके पास कुछ प्लान्स A B C D हो तो मेरे ख्याल से वो फायदेमंद रहेगा पाकिस्तान के लिए। अच्छा, एक बहुत जो नोटेबल एब्सेंटी है इस टीम से पाकिस्तान की, वो है मोहम्मद हारिस। वहाब रियाज ने साइट किया कि रेस्ट देना चाह रहे हैं हारिस को, मगर हारिस ने तो T20 वर्ल्ड कप के बाद से ज्यादा खेला नहीं पाकिस्तान के लिए, बेंच ही वार्म करते रहे हैं और वर्ल्ड कप में भी ट्रैवलिंग रिजर्व थे और इस वक्त वो प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी भी नहीं खेल रहे। तो किस मकसद से उनको रेस्ट कराया ये मुझे समझ नहीं आई। और ऊपर से हारिस मेरे हिसाब से जवेरिया एक ऐसे खिलाड़ी हैं
जिनको बैटिंग ऑर्डर उनके लिए खास मैटर नहीं करता। वो जहाँ पे भी आए बैटिंग करने, वो अपनी नेचुरल गेम खेलते हैं और पावर प्ले को तो खास तौर पे बहुत ही अच्छा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो क्या आप हैरान हुई हैं इस नॉन सिलेक्शन से? बिल्कुल, हारिस का एक नोटेबल एक्सक्लूजन है और अगर वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे हैं तो फिर ज़्यादा सरप्राइजिंग है। क्योंकि रेस्ट उनका बनता नहीं है क्योंकि वो तो सारा टाइम बैठे रहते हैं। वो जो बैठता है वो ज़्यादा रस्टी भी हो जाता है, तो वो डोमेस्टिक उनको खेलना चाहिए और देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन रेकलेस और अग्रेसिव। आई फ़ील कि हारिस को इसमें थोड़ा बैलेंस करना है कि वो आइदर वो रेकलेस हो या अग्रेसिव हो। इन दोनों का बैलेंस करके वो अपनी इनिंग्स को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। दो वो बड़ा ब्राइट प्रोस्पेक्ट है। एक आध सीरीज में रेस्ट अगर कराया है तो नॉट अ बैड ऑप्शन ताकि जितने टाइम वो इतनी क्रिकेट नहीं खेले, 1.5-2 साल से वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है, उसको इतना गेम टाइम मिला नहीं है। अगर अभी उसको गेम टाइम मिलता है लेकिन आई डोंट नो व्हाई इज़ ही नॉट प्लेइंग द डोमेस्टिक हुँ। लेकिन खेलना चाहिए ताकि वो गेम टाइम में वापस आए, अपने गेम को आइडेंटिफाई करे, फिर वापस एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करे क्योंकि वो एक तो वो फील्डर भी बहुत आउटस्टैंडिंग है, कीपर भी बहुत अच्छा है और आपकी वाली बात है किसी भी टाइम आके वो गेम चेंज कर देता है। थोड़ा-सा उसको हुँ, अपनी बैटिंग में थोड़ा-सा डिसिप्लिन मैं डिसिप्लिन नहीं कहती क्योंकि रिस्की प्लेयर जो होता है वो उसको तो आउट होना ही है, लेकिन हुँ। रेकलेस और अग्रेसिव दोनों में फाइन लाइन बीच का एक वो होना चाहिए और आई थिंक ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस नाउ और उसका फिर क्योंकि उसको जब वो कन्वर्ट कर लेगा परफॉर्मेंस में तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा होगा। जी, मैं भी चाह रहा था वो होते वैसे सीरीज़ में, क्योंकि छोटी बाउंड्रीज़ होती है न्यूज़ीलैंड में और उनकी गेम को काफ़ी सूट कर हुँ। सकता था। वो अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स भी काफ़ी खेलते हैं। पाकिस्तान के एक दिन शायद वो जॉस बटलर बन सकते हैं, क्योंकि स्किल सेट काफ़ी सिमिलर है, बट ऑफ कोर्स ही इज़ नॉट क्लोज टू दैट लेवल येट। खैर, साहिबजादा फरहान को वो मौका मिला है, तो उम्मीद यही करते हैं कि वो कैश इन कर सकें उस मौके के ऊपर। अच्छा, आपने बात की थी फिज़िकल फटीग के साथ-साथ मेंटल फटीग की। तो लग रहा है जैसे बाबर आजम इस वक्त थोड़ी मेंटल फटीग का शिकार हैं। क्या बेहतर नहीं था कि उनको या रिजवान को या किसी सॉलिड परफॉर्मर को जो बहुत लगातार क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, उनको आप रेस्ट दे देते हारिस के बजाय? अब रेस्ट का बनता नहीं क्योंकि न्यूज़ीलैंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है और अगर आप दूसरी दीगर टीमों का पैटर्न भी देखो जब वो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशंस के साथ खेलते हैं तो अपने बेस्ट प्लेयर भेजते हैं। तो यहाँ पे बाबर और रिजवान का जाना बिल्कुल ठीक था। यस, बाबर इज़ प्लेइंग गुड क्रिकेट और वो कहीं से आउट ऑफ फॉर्म लग नहीं रहा। स्कोर जस्टिफाई नहीं कर रहे कि वो कितना अच्छा खेल रहा है। लेकिन कहीं न कहीं जब आप छोटी इनिंग्स खेलते हो तो मेंटली ब्लॉकेज कहीं न कहीं होती है। प्लस फिजिकल फिटनेस में भी थोड़ा जो बाबर ऑन टॉप होता था वो उसकी भी थोड़ी कमी है। तो जब आप मेंटल फटीग में भी आ जाते हो तो कहीं न कहीं आप फ़ोकस आपका यहाँ-वहाँ हो जाता है और फिर अच्छे बॉल भी पड़ने शुरू हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि बाबर को पहले कभी अच्छे बॉल नहीं पड़े लेकिन वो उसको कहीं न कहीं तरीके से नेगोशिएट कर लेता था। वो जितने अच्छे तरीके से खेल रहा है आई एम श्योर ही विल गेट बैक टू हिज़ यूजुअल स्कोरिंग रन्स और ये सीरीज़ आई डोंट थिंक सो कि ये रेस्ट वाली सीरीज़ थी क्योंकि जब आपकी बड़े प्लेयर्स वाली सीरीज़ होती है ना, जैसे न्यूज़ीलैंड के हैं, तो आपको अपने बेस्ट प्लेयर्स को मैदान में उतारना चाहिए ताकि वो फिर वो काउंटर कर सकें। जब कोई छोटी ऑपोजिशंस आए, फिर आपको इन सबको अपॉर्च्युनिटीज़ आप दे सकते हो, जैसे कि दूसरे मुल्क करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं बॉलिंग कॉम्बिनेशंस की। सबसे पहले तो फ़ास्ट बॉलिंग पे आते हैं और जनरली अब कन्वेंशनल विज़डम ये सजेस्ट करती है कि न्यूज़ीलैंड के अंदर आप 4 पेसर्स खिलाओगे। पाकिस्तान आर लकी कि इस दफ़ा 2 पेस बॉलिंग ऑल-राउंडर्स भी हैं। अब्बास आफरीदी पहली दफ़ा सेलेक्ट हुए हैं पाकिस्तान के लिए और आमिर जमाल भी सेलेक्ट हुए हैं, हू वाज़ रियली इम्प्रेसिव ऑन टी20 डेब्यू वर्सेस इंग्लैंड इन 2022। उनके साथ आपके पास शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, ज़मान खान जिनका शानदार साल गया है फ्रैंचाइज़ टी20s में पिछले साल, और वसीम जूनियर भी हैं। तो किस तरह आप इनको रोटेट होते हुए देखना चाहेंगी और क्या फोर प्रॉन्ग पेस अटैक आपको सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है इस वक्त? अब फास्ट बॉलर्स की अगर आपको लाइफ प्रोलॉन्ग करनी है, तो आपको ऐसा नहीं है कि वो हर फॉर्मेट खेले क्योंकि आज की क्रिकेट जितनी ज़्यादा हो चुकी है, उसमें फास्ट बॉलर्स अगर ना भी चाहे तो उसको रेस्ट देना बनता है ताकि जब आपका वो मेन टूर्नामेंट्स आएँ, तो वो वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हों। तो पाकिस्तान इस दफ़ा काफ़ी लकी है कि इतने सारे ऑप्शंस हैं। प्लस अब्बास का इंक्लूजन बहुत अच्छा है, जमाल का बहुत अच्छा है कि टी20 में अगर आपको एक बॉलर मिल जाए प्लस वो बैटिंग भी कर लेता है और वो फील्डर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी कॉम्पिटिशन है और इनकी रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए, ना कि अगर कोई 5 के 5 मैच खेल रहा है, तो देखना चाहिए कि किस बॉलर को कितने मैच की ज़रूरत है, उसको उस हिसाब से खिलाना चाहिए।
ठीक है। और जो स्पिनर्स हैं इस दफ़ा पाकिस्तान के पास एट देयर डिस्पोज़ल, वो है उसामा मीर और मोहम्मद नवाज़। शादाब खान ऑफ कोर्स वाज़ इंजर्ड, इसलिए वो सिलेक्ट नहीं हुए। उनकी कमी कितनी महसूस होगी? अबरार भी इंजर हो गए, तो उनकी भी कमी थोड़ी बहुत महसूस होगी। और आपको क्या लगता है कि कौन से स्पिनर को ज़्यादा गेम टाइम मिलना चाहिए? आई थिंक नवाज़ जब पिछला वनडे वर्ल्ड कप में आया था तो उसका गेम टाइम तो था लेकिन उसको अपॉर्च्युनिटीज़ गेम्स में इतनी क्रूशियल टाइम पे नहीं मिलती थी और नवाज़ जो है वो आउट ऑफ टच भी लग रहा था जबकि वो रेगुलर पार्ट था। वो आउट ऑफ कॉन्फिडेंस है तो आपको नवाज़ को काफ़ी ज़्यादा गेम टाइम देना चाहिए ताकि आप देख सको कि नवाज़ कहाँ पे स्टैंड करता है। बस नवाज़ की बैटिंग ऐसी है कि वो लेफ्टी है, जब-जब बाबर ने उसको 4 या 5 पे प्रमोट किया है, उसने कोई ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेली है, तो वो बड़ा यूटिलिटी वाला प्लेयर है, तो उसको हमें बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना है और बहुत तरीके से इस्तेमाल करना है कि किस तरह से उससे हम ज़्यादा परफॉर्मेंसेस निकाल सकते हैं। तो नवाज़ एक ऐसा प्रोस्पेक्ट है आपके पास जो कि आपको मैचेस दोनों शोबों में आपको जिता सकता है। सही है। और अबरार और शादाब की नॉन अवेलेबिलिटी क्या पाकिस्तान को हर्ट करेगी? बिल्कुल, शादाब के लिए रेस्ट काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि शादाब ने बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली थी और फिर जब वो इनकंसिस्टेंट भी था तो तब भी खेल खेल रहा था और वो वही उसके पास सिर्फ़ ठीक करने का टाइम था जो मैचेस के बीच रेस्ट डे आता है। तो कभी-कभी रेस्ट और इतना लंबी रिकवरी आपकी परफ़ॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी होती है और जब-जब वो एक रेस्ट के बाद वापस आया, वो एक डिफरेंट बॉलर रहा है और वो नवाज़ की तरह वो भी बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर है। वन्स ही फाइंड्स हिज रिदम तो वो डायरेक्ट आपकी 11 का हिस्सा बनता है। और अबरार का जो है अभी तक हमने उसको देखा नहीं है कि वो रिएक्ट कैसे करता है। दो उसकी हाइप ज़्यादा है, लेकिन हमें देखना है कि वो किस हुँ। तरीके के करता है। तो अबरार एक बहुत मिसिंग लिंक है कि वी कुड हैव सीन कि हाउ ही रिएक्ट्स जहाँ छोटी बाउंड्रीज़ हो, जहाँ न्यूज़ीलैंड के प्लेयर्स हो, जहाँ पे फास्ट बॉलिंग को असिस्टेंस हो और स्पिनर्स को नहीं हो कि वहाँ कैसे रिएक्ट कर सकते हो। तो वो एक आपकी टीम कॉम्बिनेशन के लिए आप देख नहीं पाए कि अबरार कैसे रिएक्ट करता। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी टॉपिक पे बात करते हुए चलें फिर मिडल ऑर्डर की। और इफ्तिखार अहमद तो आपके टॉप परफॉर्मर रहे हैं डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल में भी, खास तौर पे टी20 वर्ल्ड कप में बहुत वो अच्छी फॉर्म में थे। बट साथ सेलेक्ट हुए इस दफ़ा आज़म खान। और आज़म हैज़ बिन स्टेलर इन फ्रेंचाइज टी20s। बहुत ही हाई सिक्स हिटिंग रेट है, स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। ही इज़ द सॉर्ट ऑफ प्लेयर हु पोलराइजेज ओपिनियन। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी फिटनेस इस तरह की कि उनको टीम में नहीं होना चाहिए, और दूसरी साइड ये कहती है कि जिस रेट पे आजम छक्के लगा सकता है उसको डेफिनेटली होना चाहिए। खास तौर पे इसलिए भी क्योंकि सीपीएल में बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, अमेरिका भी मेरे ख्याल से जाकर खेले हैं, तो जहां पे टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है वहां पे ही हैज डन वेल। सो आर यू इन फेवर ऑफ आजम सिलेक्शन, और आपको क्या लगता है कि उनको खेलना चाहिए? देखिए, मैं कभी भी इस ओपिनियन के बेस पे नहीं हूँ कि दुनिया की हर लीग के बेस पे आप प्लेयर्स को जज करना शुरू करो कि ये इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर सकता है। जब तक वो इंटरनेशनल पे उसको अपॉर्च्युनिटी मिली, तब तक आप राय कायम नहीं करो कि वो उस बेस पे क्या कर सकता है क्योंकि फ्रेंचाइज़ क्रिकेट में वीकलिंग्स होते हैं। और इंटरनेशनल पे जब आप खेलते हो तो वीक हम्म। लिंक्स इतने नहीं होते हैं। सबसे पहले आज़म के बारे में सबको एक क्लियर थॉट रखनी पड़ेगी, जब वो अच्छा करता है तो उसकी फिटनेस नज़र नहीं आती है। जब उससे नहीं हो रहा होता है तो फिर उसकी फिटनेस पे बहुत इश्यूज़ रेज़ होते हैं। तो आपको एक बात तो क्लियर पिक्चर पता है कि वो इतना फिट नहीं है, लेकिन उससे हम बहुत काम निकलवा सकते हैं, तो थोड़ा-सा पेशेंट होना चाहिए। उस पे एडेड प्रेशर डाल देते हैं, मीम्स बनते रहते हैं, व्हिच इज़ वेरी रॉन्ग। एक प्लेयर्स की रिस्पेक्ट जब मजरूह होती है, वो सारी ज़िंदगी एक रिस्पेक्ट ही तो कमाता है। तो वो जब उसकी मजरूह होती है तो वो बड़ा बुरा लगता है, फिर उसको बहुत चीज़ों से फाइट आउट करना पड़ता है। सबको पता है कि वो हम्म। कहाँ उनकी फिटनेस स्टैंड करती है। तो आई थिंक हमें भी बहुत एक फाइन लाइन रखनी चाहिए कि हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें पता है कि उसकी फिटनेस क्या है और जब वो खेलेगा, तो वो एज़ फ़ील्डर तो ज़ाहिर-सी बात है वो नहीं खेल सकता, वो एज़ कीपर ही हम्म। खेलेगा। तो जब कीपर खेलेगा तो रिज़वान को फिर फ़ील्डिंग करनी पड़ेगी। लेकिन उसको अगर आप फ़ील्डर के तौर पे खिलाते हो तो फिर आपका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं बनता क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है टी20 ऐसा फ़ॉर्मेट है कि आपको स्ट्रॉन्ग फील्डिंग यूनिट चाहिए, तो वो रिज़वान कर सकता है। हम्म। अब ये तो देखना है कि रिज़वान कितना कंफर्टेबल है अपना कीपिंग का स्लॉट छोड़ने में और फील्डिंग करने में और आज़म कितना कंफर्टेबल है अपना कीपिंग का स्लॉट छोड़ने में और फील्डिंग करने में। तो ये देखना है कि आज़म कैसे फिट इन हो सकता है। जी, मैं भी ये तो बोलूँगा कि अगर फ़ील्ड में आप आज़म खान को रखो तो आप उनको हाइड नहीं कर सकते। कीपिंग में देखिए अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट तो है। रिज़वान इज़ आर्गुएबली वन ऑफ द बेस्ट ग्लव्समैन इन वर्ल्ड क्रिकेट, ठीक है? बिहाइंड द स्टंप्स उनसे कम ही लोग बेहतर हैं।
टॉप के लेवल के कीपर है वो। तो अगर उनकी जगह आज़म आते हैं तो एक आपको वहाँ पे डिसएडवांटेज तो हो रहा है। मगर अगर आज़म 3 से 4 हुँ, छक्के लगा जाते हैं मैच में तो फिर वो भी अपना काम कर जाते हैं। तो ये मैच ज़रा बदल जाता हुँ, एग्ज़ैक्टली ही इज़ द सॉर्ट ऑफ प्लेयर हू कैन कंप्लीटली क्या कहते हैं टिल्ट द ऑड्स ऑफ अ गेम। बट लेट्स सी किस तरफ है। पाकिस्तान जाती है और उम्मीद तो यही करते हैं कि अच्छा परफॉर्म करें। खैर जाते-जाते जवेरिया प्रेडिक्शंस देती जाएँ 5 मैच टी20 सीरीज़ है, तो क्या स्कोर लाइन आप प्रेडिक्ट कर रही हैं एंड में? वेल आई वुड गिव एडवांटेज टू पाकिस्तान क्योंकि हुँ, पाकिस्तान का मतलब कि सारे डिपार्टमेंट्स कवर हैं। हाँ, मैं कह सकती हूँ कि बॉलिंग साइड हमारी आई डोंट नो छोटी बाउंड्री पे कैसे रिएक्ट करती है और बट स्टिल आई वुड गिव पाकिस्तान एन एज 3 पाकिस्तान एंड 2 न्यूजीलैंड को दे देते हैं। मैंने भी वैसे यही सोचा हुआ था 3-2 पाकिस्तान। सो लेट्स सी अगर मेरी और आपकी प्रेडिक्शन ठीक होती है नहीं बट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम जवेरिया। इट्स ऑलवेज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू टॉक क्रिकेट विद यू। थैंक यू। And thank you, viewers, for tuning in for similar content. Stay tuned, brought to you by Grassroots Cricket.